हेलो गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला। लक्ष्मीकांत सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियोस हमने बनाए थे, आशा करता हूँ आप उन्हें देख रहे होंगे। कोई डाउट है, टेलीग्राम के चैनल में फ्री स्टडी जोन के नाम से सर्च करिए, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत और आ रही हो तो कमेंट सेक्शन का सहारा ले सकते हैं। किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें आपको हम नए वीडियोज़ जो हैं प्रोवाइड कर देंगे। फ़िलहाल इस पूरे सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए पैरेलल में हमने जो भारतीय इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट की है उसे भी आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ अभी नए 3 मार्कर के क्वेश्चन की भारतीय इतिहास की सीरीज़ अभी हमने हाल ही में स्टार्ट की है, 3 वीडियोस के पब्लिश हुए हैं, उन्हें भी आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नए पूरे वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। लक्ष्मीकांत का जो अगला चैप्टर है वो इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से हमारे मुख्य परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रीलिम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रीलिम्स और मेंस का पूरा मिक्स है। मैं आपको बीच बीच में रिमाइंड कराता चलूँगा कि कहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से प्रीलिम्स के। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। 6 नंबर में भी आता है, 15 नंबर में भी आता है। नया जो पैटर्न है उसमें भी आपके जो लगभग 200 शब्दों में आपको जो प्रश्न लिखना है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि हमारे संविधान में कितनी ऐसी बातें हैं जो उसकी विशेष बातें हैं, वही उसकी विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमारा भारतीय संविधान जो है, मैंने आपको बताया था पिछले जो वीडियो हमने जब सीरीज स्टार्ट की थी, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित अलिखित लिखित में जो एक बारीक सा अंतर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, ये मैंने बताया था कि लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसके लिए एक विशेष संविधान सभा का गठन किया जाता है और उसी के तहत नियमों में पिरोया जाता है। ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान में किसी प्रकार की संविधान सभा की बात नहीं होती है, वो मान्यताओं और परंपराओं के ऊपर आधारित होता है और जिस प्रकार से मान्यताएं परंपराएं समय के अनुसार जो हैं वो उसी प्रकार से अनुसरण करती रहती हैं चीज़ों का, उसी प्रकार से ये संविधान में भी जितनी बातें मान्यताओं पे आधारित रहती हैं, परंपराओं पे आधारित रहती हैं, वो समय दर समय जो हैं वो उसी हिसाब से चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो भारतीय संविधान है, आपने देखा पिछले वीडियोज़ में हमने इतनी बड़ी संविधान सभा का गठन किया, तो हमारा भारतीय संविधान लिखित संविधान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज या सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। लिखित संविधान जो है भारत के अलावा अमेरिका का भी है, अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान की तरह परंपराओं और प्रथाओं का कोई स्थान नहीं है। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान जो है वो काफ़ी विस्तृत है। ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि विस्तृत होने के कारण क्या हो सकते हैं। क्या ये 395 अनुच्छेद हैं, क्या 22 भाग हैं, क्या 12 अनुसूचियाँ हैं? वो तो है ही हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके कारण से इसका आकार जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है? तो आपको ये समझना होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है, वैसे आमतौर पे अगर आप विश्व के बाकी संविधानों को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मौलिक सिद्धांत होते हैं उन्हीं की बस बातें होती हैं, लेकिन हमारे इस भारतीय संविधान में मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासनिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। मतलब प्रशासन से जुड़े जो प्रावधान हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो दायित्व हैं, जो उनके कार्य हैं, वो सब बताए गए हैं। शायद यही कारण है, शायद क्या ये कारण ही है कि हमारा जो संविधान है उसका आकार जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विस्तृत होने का जो कारण है वो मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासनिक प्रावधानों का होना है। आगे हम बात करते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। हमारे संविधान की विशेषता ये है कि हमने ना सिर्फ अपने ब्रिटिश कालीन जो हमारा विकास रहा है उससे बस हमने प्रावधान नहीं उठाए हैं, अलग अलग देशों के अच्छी बातों का अनुसरण करके हमने भारतीय संविधान में उसको जगह दी है। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया आदि की छाप जो है वो हमको अपने संविधान में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के विश्व के जितने भी संविधान हैं उसका अवलोकन किया गया। उन संवैधानिक दस्तावेजों में जो अच्छी बातें थी और जो हमारी भारतीय संविधान को सूट करती थी बातें, उनको हमने अपने संविधान में जगह दी है। वैसे तो देखा जाए तो 65% भाग हमने ब्रिटिश कालीन जो हमारा एक एक्ट बना था 1935 उससे हमने लिया है। अब यहाँ पे बात आई है कि विश्व के संविधानों से हमने चीज़ें ग्रहण की हैं, तो अब ये भी बात आती है कि भाई हमने कहाँ से कौन सी चीज़ ग्रहण की। तो मैंने नोट करके यहाँ पे आपको बता दिया है
कि ब्रिटेन अगर संविधान बात करें, ब्रिटिश संविधान की बात करें, तो संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद की शासन की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन, ये ध्यान रखिएगा, विधि का शासन, कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, चूँकि लंबे समय से ब्रिटिशर्स भारत में थे ही, तो कानून जैसे वो बनाते थे उसी का हूबहू हमने अनुसरण कर लिया है। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, ये ऐसी बातें हैं जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली हैं। ये सब बातें जो हैं वो आगे चल करके आपको अलग अलग, चूँकि ये जितनी भी बातें हैं उन सब का एक सेपरेट पूरा चैप्टर है। जैसे नागरिकता का चैप्टर आपको भी आगे देखने को मिलेगा, मंत्रिमंडल वाला जो प्रधानमंत्री वाला है वो पूरा, तो ये सब बातें आएंगी, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। सिर्फ अभी ये याद रखिए कि आपको ये चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से ली हैं। इसके अंदर की जो बातें हैं वो अभी आगे आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अमेरिका की अगर बात करें तो ये खास बात है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की जननी भी कहा जाता है अमेरिका को। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि अगर कोई भी एक बार फैसला दे दिया गया है तो उस आदेश का एक बार अवलोकन करने का अधिकार जो है वो उस संस्था को होता है जिसने फैसला दिया है, यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन, ये ऐसे प्रावधान हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से हूबहू उठा लिया है। आगे अगर हम बात करें आयरलैंड, आयरलैंड का सबसे प्रमुख जो प्रावधान है वो है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है, चूंकि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो एक मंडल बनता है, वो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हमने आपात उपबंध उठाया है। आपात उपबंध का जो प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस का जो प्रावधान है, वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। आपात के दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होती हैं वो भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा है, मैं प्रस्तावना की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहा हूँ, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची जो है, जो हमने कॉन्करेंट लिस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, समवर्ती सूची जो है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। केंद्र राज्य संबंध जो होते हैं, जितने प्रकार के केंद्र राज्य संबंध होते हैं वो सभी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है सूचियों के अनुसार, जैसे 3 सूचियाँ हमने देखी, केंद्र और राज्यों के बीच जो है संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, तो शक्तियों का जो विभाजन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा की बात करें तो संघात्मक विशेषताएं हो गई, अवशिष्ट शक्तियां हो गई, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, सशक्त केंद्र हो गया, ये सब कनाडा के संविधान से है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है संघात्मक विशेषताएं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये सैफ मैंने लिखा है, मतलब साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। मतलब मूल संविधान में थी लेकिन मूलतः हमने अपने ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों या हम लोगों ने उसको नहीं बनाया, दूसरे देश के संविधान से लिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो संविधान संशोधन जो है वो हमारे मूल संविधान में जो है वो दूसरे देश से गृहीत है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा करके कभी प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है वो अन्य देशों से या दूसरे देशों से हमने ग्रहण किया है, और उसमें 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो दूसरे देश वाले नहीं रहेंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो दूसरे देश वाला रहेगा, तो फिर आपको वो पहचानना होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। तो ऐसे करके प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फ्रांस की इंपॉर्टेंट ये है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये जो है हमने फ्रांस से लिया है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, विधि का शासन हमने जो ब्रिटेन से लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हम जापान से ग्रहण करते हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सब बातें जो हैं वो हमने अलग अलग देशों की अच्छी जितनी बातें थी वो उसको हमने अपने संविधान में जगह दी है। इसी कारण से ये जो है संविधान का आकार जो है वो हमारा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कठोर और लचीले का मिश्रण। कठोर और लचीले का मिश्रण का मतलब है, पहले तो ये समझिए कठोर संविधान होता क्या है। कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप में विशिष्ट होती है और वो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, इसीलिए हम उसको कठोर संविधान के नाम से जानते हैं। लचीला संविधान उसे आप कहते हैं कि जैसे आम कानूनों में जैसे हम संविधान कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं या परिवर्तन कर लेते हैं। आम कानून का मतलब कि अगर हमको कोई सामान्य सा काम करना है, तो अगर 50 लोग हैं तो हमने सामान्य से वोटिंग करा ली, 25+ लोग अगर सहमत हुए, मतलब 25 से अगर एक व्यक्ति भी अधिक अगर या उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर सहमत हो गए तो हम उसको यस मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के लचीला संविधान ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे आम कानूनों में होती है। तो भारतीय संविधान में ना तो लचीला है भारतीय संविधान, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है, बल्कि दोनों का एक सम्मिश्रण है। क्योंकि आप देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें बड़े आसानी से हम सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम विशेष बहुमत से करते हैं। तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। अनुच्छेद जो 368 है, संविधान संशोधन की जो बात होती है, 368 में मात्र 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। ये प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं, 3 तरह के संशोधन की बात कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है हमारे संविधान में, लेकिन अनुच्छेद 368 में सिर्फ 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलतियाँ होती हैं। तो 2 तरह के संशोधनों का जो प्रावधान है, जो विशेष प्रक्रिया को इंगित करते हैं, जबकि संविधान के कुछ प्रावधान जो हैं वो आम विधायी प्रक्रिया के तहत ही सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि साधारण जो बहुमत है उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता है। तो 3 प्रकार के संशोधन हो गए। एक हो गया विशेष, मतलब 2/3। एक हो गया विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये दोनों प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 368 में बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसको हम सामान्य बहुमत से पारित करवा करके कानून बना लेते हैं। तो इसी कारण से 3 तरीके से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो वो जो सामान्य बहुमत वाला है, ये लचीलेपन को प्रदर्शित करता है, और जो अनुच्छेद 368 में जो 2 बातें हैं संविधान संशोधन की, वो कठोरता को प्रदर्शित करती हैं। तो भारतीय संविधान में दोनों का सम्मिश्रण हमको देखने को मिलता है। संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण। अब आपको ये दोनों वर्ड जो हैं वो समझने पड़ेंगे कि संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। यूनिटरी और फेडरल, हालांकि फेडरल वर्ड जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो आदर्श रूप में अगर हम संघात्मक की कहीं बात करें तो उसके लिए हम फेडरल वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ फेडरल वर्ड जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अमेरिका में जब आप संविधान पढ़ेंगे, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था पढ़ेंगे, उसमें आपको हर जगह फेडरल देखने को मिलेगा, क्योंकि आदर्श संघात्मक अगर कोई राज्य है पूरे विश्व में, वो आप अमेरिका का ही संविधान देखने को पाएंगे या अमेरिका को ही पाएंगे। तो पहले समझते हैं कि ये संघीय और एकात्मक व्यवस्था होती क्या है और भारत में किस तरीके की व्यवस्था है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है। मतलब हमारे यहाँ कैनेडियन मॉडल जो है वो हमारी संघीय व्यवस्था का स्वरूप है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैनेडियन मॉडल पे आधारित है। भारत में ना तो पूरी तरीके से संघात्मक, ना तो पूरी तरीके से एकात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब बल्कि इन दोनों का एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसीलिए केसी वेयर साहब कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय प्रकृति का है। अर्धसंघीय का मतलब ये है आधा संघीय है, पूरी पूरी संघीय नहीं है। तो एक तो बात यह है कि ये अर्धसंघीय प्रकृति का है। तो अर्धसंघीय का मतलब यह है कि आधे संघात्मक होंगे और आधे एकात्मक लक्षण होंगे, क्योंकि 2 ही प्रकार के लक्षण होते हैं पूरे वैश्विक अगर हम परिदृश्य में देखें तो या तो एकात्मक होगा या तो संघात्मक होगा। तो एकात्मक संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं भारतीय संविधान में। तो दोनों विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको हमको थोड़ा सा देखना होगा। तो संघात्मक लक्षण में अगर हम देखें तो भारत में आप देखते हैं कि दोहरी सरकार है। हमारे यहाँ दोहरी सरकार का प्रावधान होता है, संघ में अलग सरकार चलती है, राज्यों में अलग सरकार चलती है। ये संघात्मक लक्षण हो गया। लिखित संविधान है हमारे पास। शक्तियों का विभाजन है, आप देखिए शक्तियों का विभाजन हम करते हैं, संघ सूची अलग है, राज्य सूची अलग है। संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है। ये ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं।
वहीं अगर एकात्मक लक्षण की बात करें तो केंद्र आप देखिए सशक्त है, सशक्त केंद्र जो है वो एकात्मक लक्षण है, मतलब समस्त शक्तियाँ जो हैं वो एक जगह जा कर के केंद्रित हो जाती हैं, तो सशक्त केंद्र है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता है, लचीला संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो ये एकात्मक लक्षण के उदाहरण हैं। अभी इसको हम और इलेबरेट करेंगे, अभी सिर्फ आप सुनते जाइए इसको, अभी आगे आपको इसको और समझने का मौका मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें संघात्मक में तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, द्विसदनी विधायिका हो गई, संघात्मक है। एकात्मक की बात करें तो राज्य सूची पर संसद का अधिकार हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। मतलब आपने समझा कि एकात्मक सरकार या संघात्मक या संघीय सरकार क्या होती है। एकात्मक सरकार का मतलब ये है कि समस्त शक्तियाँ और जो कार्य होते हैं वो केंद्रीय व क्षेत्रीय सरकारों में निहित होते हैं। मतलब जितनी भी शक्तियां हैं या जो भी कार्य प्रणाली होगी वो सीधे तौर पे केंद्र में या जो क्षेत्रीय सरकार होगी उस पर निहित हो जाती है, उस पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन संघीय सरकार में शक्तियां जो हैं वो विभाजित हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। शक्तियां जो हैं वो विभाजित हो जाती हैं और दोनों अपने अपने अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण लें, द्विसदनी विधायिका। द्विसदनी मतलब दो सदन हो गए, दो सदन हो गए मतलब अपना अपना दोनों अपने हिसाब से कार्य प्रणाली जो है वो करेंगे, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो संघीय सरकार में ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे और अभी इसके पहले हमने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, जैसे दोहरी सरकार, राज्य की अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है, अपने हिसाब से काम करते हैं। जब कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कभी विसंगति की स्थिति आ जाती है तो फिर वहाँ एकात्मक लक्षण के गुण आ जाते हैं। जैसे यहाँ एकात्मक में मैंने क्या बताया, सशक्त केंद्र, मतलब दोहरी सरकार है, लेकिन जब कभी कोई विवाद की स्थिति बनेगी या जब कभी कोई क्लैश होगा तो फिर केंद्र को हम सर्वोच्च मानेंगे। तो इसीलिए वो दोनों लक्षण रखे गए हैं कि मतलब संघात्मक भी है और एकात्मक लक्षण भी है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं, जैसे एकात्मक सरकारें कहाँ कहाँ है, स्पेन में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, चाइना में, चाइना ध्यान रखिएगा, इटली में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है। एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से किस पड़ोसी देश में एकात्मक सरकार देखने को मिलती है, तो उसका उत्तर चाइना ही था, ये मुझे याद आ रहा है। संघीय सरकार की बात करें तो जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब संघीय सरकार वाले देश हैं। अगला है सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारे जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। आपको ध्यान होगा संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। तो भारतीय संविधान ने ना तो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया है, अध्यक्षीय प्रणाली को ना अपना करके हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार की संज्ञा दी जाती है, या इसी को आप उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं, या इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल या वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। अब ये कैबिनेट सरकार क्या होती है, मतलब जहाँ कैबिनेट होता है, ऐसी सरकार जो कैबिनेट के सहारे या कैबिनेट की सर्वोच्चता के आधार पर चलती है उसको कैबिनेट सरकार कहते हैं। कैबिनेट क्या होता है उसको अभी समझते हैं। उत्तरदायी सरकार मतलब जब कोई सरकार जो है वो सामूहिक रूप से किसी विशेष संस्था के प्रति उत्तरदायी होती है तो वो उत्तरदायी सरकार होती है। कार्यकारी जो संस्था होती है वो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व उसका होगा। तो उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिंस्टर स्वरूप जो है इसको संसदीय सरकार को कहा जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा। अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। तो पहले समझते हैं कि संसदीय सरकार होती क्या है। संसदीय सरकार ऐसी सरकार को कहा जाता है जहाँ पे जो कार्यपालिका होती है वो अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आप जानते हैं विधायिका और कार्यपालिका दो संस्थाएं होती हैं। कार्यपालिका जो भी नीति बनाएगी, जो भी अपना कार्य करेगी, जो भी नीतियाँ और कार्य होती हैं उसमें विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होती है। इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें शक्ति का जो केंद्र बिंदु होता है कैबिनेट होता है, इसीलिए हम इसको कैबिनेट व्यवस्था कहते हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आप इसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं तो आप ये चीज़ जानते हैं कि हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। सामान्यतः अगर देखें सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो हमारी विधान पालिका है इसका काम होता है विधि का निर्माण करना, या विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है जो विधि बनाई गई है उसका क्रियान्वयन करना।
और न्यायपालिका का काम होता है प्रशासन की देखरेख, विवादों का फैसला हो गया, विधियों की व्याख्या हो गया, ये सब काम जो है वो न्यायपालिका का होता है। तो अभी जो मेन मुद्दा है हमारा विधायिका और कार्यपालिका के बारे में है। भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। जो हमारी विधायिका भारतीय संघ की है, केंद्र की है, उसको हम संसद कहते हैं। राज्यों की विधायिका जो होती है वो विधानमंडल या विधानसभा के रूप में जानी जाती है। विधायिका की अगर बात करें तो दो सदन होते हैं, आप जानते हैं। एक उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, एक निचला सदन जो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही राज्यों में अगर बात करें तो आमतौर पर विधानसभा होती है, कहीं कहीं विधान परिषद भी देखने को मिलती है। विधानसभा जो है वो छोटा सदन होता है और विधान परिषद जो है वो बड़ा सदन होता है। ये चीज़ आप समझ गए कि विधायिका क्या होती है। अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का मतलब ये है क्रियान्वयन करवाएगा। क्रियान्वयन संघीय कार्यपालिका की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा अध्यक्ष के रूप में, और उसकी एक टीम होगी जिसको हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कार्यपालिका, विधायिका, ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ के होंगे। चूँकि कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और वो जो मेन टीम होती है वो होती है कैबिनेट, और इसी कारण से इसको केंद्र बिंदु पूरा कैबिनेट होता है, इसी कारण से इसको हम कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। संसदीय सरकार की अगर विशेषताएं अगर आप देखो तो विशेषताओं में जो प्रमुख बिंदु हैं उसके मैं समझाना चाहूँगा कि संसदीय जो हमारी सरकार है उसकी विशेषताएं मुख्य रूप से हैं, जैसे नामित व वास्तविक कार्यपालिका। हमारे यहाँ आप देखिए कि कुछ कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। आप देखिए कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति भी आता है और प्रधानमंत्री भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका का विभाजन जो है वो दो तरीके से किया गया है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का इसलिए है क्योंकि उसको कुछ भी काम करना होता है तो सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बैठी है, मतलब कायदे से प्रधानमंत्री और उसकी टीम ही काम कर रही है, इसीलिए वो वास्तविक कार्यपालिका हो गई। यही तो है संसदीय व्यवस्था का गुण। बहुमत प्राप्त दल का शासन, मतलब हमारे यहाँ जो भी शासन होता है वो बहुमत प्राप्त दल का होता है। आप देखिए जब बहुमत मिलता है तभी वही दल जो है उसको आमंत्रित करता है राष्ट्रपति, और वही सरकार बनाता है, वही शासन करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, गोपनीयता, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली जो है वो देखने को मिलती है। ये सभी बिंदु आप समझ पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन की, या इसी को राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, तो कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। तो जहाँ उत्तरदायी नहीं होती मतलब वहाँ स्वतंत्र होगी, और ऐसे शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक शासन कहा जाता है। अमेरिका में आदर्श रूप से यह प्रणाली देखने को मिलती है। अब इसकी कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान से कैसे अमेरिका का संविधान जो है वो अलग है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का और सरकार का दोनों का मुखिया होता है। हमारे यहाँ आप देखिए नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका जैसे ही व्यवस्था है, वहाँ दोनों का मुखिया होगा, राज्य का भी होगा, सरकार का भी होगा। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन व्यवस्था है उसके लिए 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तय किया गया है। गैर संवैधानिक कार्यों के दोषी होने के अतिरिक्त उसे हटाया ही नहीं जा सकता। हालांकि अगर आप इसकी हटाने की प्रक्रिया आप समझेंगे राष्ट्रपति की तो बड़ी टेढ़ी खीर है हटाने की प्रक्रिया, बड़े आसानी से आप नहीं हटा सकते। हमारे यहाँ की व्यवस्था अलग है, लेकिन वहाँ पे बड़ी कठोर व्यवस्था जो है की गई है। उसमें सिर्फ एक ही प्रावधान है गैर संवैधानिक कार्यों के दोषी, जिसमें भी उसको बहुत मशक्क़त जो है करनी पड़ती है। खैर अभी तो मेन मुद्दा है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन व्यवस्था है उसके लिए हमने 4 वर्ष निश्चित कर दिए हैं अमेरिका के संविधान में, और गैर संवैधानिक कार्यों के दोषी होने के अतिरिक्त उसे हटाया ही नहीं जा सकता।
उसका जो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका विघटन नहीं हो सकता। मतलब राष्ट्रपति जो है वो कभी भी इसका विघटन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो आप देखिए बड़े आसानी से कर दिया जाता है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के शासन का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये बात हो रही है अमेरिका के संविधान की। तो इस तरीके से आप मतलब मुख्य जो बात है वो यहाँ पे आपको ये समझना है कि उत्तरदायित्व का जो नियम है वो लागू नहीं होता है अमेरिका के संविधान में। राष्ट्रपति वहाँ पे दोनों संस्थाओं का मुखिया होता है। निर्वाचन व्यवस्था, मतलब अभी यहाँ पे आप देखिए कि राष्ट्रपति सलाह के लिए, जो हमारे यहाँ पे तो सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद को बैठाया है, प्रधानमंत्री को बैठाया है, वहाँ खुद ही मुखिया है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो उसकी मर्जी के बिना से काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। निचले सदन का राष्ट्रपति विघटन हमारे यहाँ कर सकता है, वहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसे कुछ अंतर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कुछ और बिंदुओं की या और विशेषताओं की, तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। मतलब संसद की संप्रभुता और जो न्याय की जो सर्वोच्चता है, ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि संसद ही कहीं अपने आप में संप्रभु हो जाए या फिर न्यायिक सर्वोच्चता जो है उसमें कहीं तेजी देखने को मिले। मतलब दोनों में समन्वय है। पहले इसको समझते हैं है क्या। संसद की संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है वो अमेरिकी प्रणाली से जुड़ा है। मतलब अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से हमने लिया है। संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। एक और तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार दिया है, और दूसरी तरफ संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पे संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि संसद के पास भी अपनी एक संप्रभुता है। संसद जब चाहे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसकी सीमा निश्चित कर दी गई है। अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई गैर संवैधानिक कार्य किया तो उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में एक समन्वय जो है वो देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। आर्टिकल 21 जब आप पढ़ेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वहाँ पे वर्णित है। तो इस तरीके से अगली जो विशेषता है वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। आप देखते हैं भारतीय संविधान जो है उसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका, राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। इसीलिए आप देखिए अमेरिका जब आप जाएंगे तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक चैनल बनी है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। भारतीय संविधान इंटीग्रेटेड फॉर्म में है और न्यायपालिका जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय अदालत है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है, और संविधान का संरक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। यूपीएससी से लेकर के एमपीपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान का संरक्षक हम सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, या मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है मौलिक अधिकार। संविधान का जब आप तीसरा भाग देखेंगे तो उसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना था। मतलब लोकतंत्र में जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसकी भावना जो है इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक का काम करने का कार्य जो है वो मौलिक अधिकारों का है। उल्लंघन अगर इनका हो जाए तो आप न्यायालय के माध्यम से इनको लागू भी करवा सकते हैं। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ध्यान रखिएगा, निचले भी स्तर में जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सामान्यतः देखा जाता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सीधे जो है अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
हालांकि संसद जो है संविधान संशोधन का सहारा लेकर के इसमें कटौती व समाप्त कर भी सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नीति निषेधक तत्वों को समझते हैं। नीति निषेधक तत्व एक अच्छी विशेषता है, हमारे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका कार्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मुख्य रूप से इसके 3 वर्ग देखने को मिलते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक वर्ग। मतलब नीति निषेधक तत्वों में कुछ सामाजिक तत्व हैं, कुछ गांधीवादी तत्व हैं और कुछ उदार बौद्धिक तत्व जो हैं वो निकल करके सामने आते हैं, जिसको फिर हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। 4A भारतीय संविधान का जो 4 है उसमें 51(1) या 51A आर्टिकल में इसको जगह दी गई है। मौलिक अधिकार नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ध्यान रखिएगा भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देता है। ये हमारा जो भारतीय संविधान है वो किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देगा, मतलब सभी धर्मों को आदर व समान संरक्षण हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। संविधान में अगर धर्मनिरपेक्ष लक्षणों के विवरण की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 15 में धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसके अनुरूप आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसका आपको पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक टैक्स जो है वो कोई आपसे बाध्यकारी नहीं है, नहीं ले सकता। अनुच्छेद 28 में सरकारी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि किसी भी वर्ग को, कोई भी वर्ग है जो धार्मिक आधार पे, उसको भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है और संचालन का भी अधिकार है। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का सशक्तिकरण करते हैं। आगे बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार होगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 से मतदान की उम्र जो है पहले 21 वर्ष से 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि सभी लोगों को 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको बराबरी से मौका मिल रहा है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नागरिकों के स्वाभिमान में भी वृद्धि होती है कि वो देश के एक नागरिक हैं, उनको सरकार चुनने का एक पूरा अधिकार है। समानता का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। कमज़ोर जो वर्ग होते हैं उनके लिए एक नई आशाएं आती हैं, नई प्रत्याशा जागती है उनके अंदर। अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर भी मिलता है। तो इस प्रकार से इसके वयस्क मताधिकार के इतने लाभ जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। कुछ और विशेषताओं में देखें तो एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ इंडियन होती है। अमेरिका में देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे हर राज्य में आपको अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र निकाय की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, सरकार के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। मतलब भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्र बॉडीज़ हैं, कुछ स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, जॉइंट पीएससी हो गया, कैग हो गए। ये सब ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं जो महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में काम करते हैं।
आपात उपबंध की बात करें तो राजनीतिक तंत्र की संघीय से एकात्मक रूप में परिवर्तित होना जो है वो एक अद्वितीय लक्षण है। आपातकाल के दौरान देश की जो पूरी सत्ता है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। सामान्यतः देखा जाता है तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग सरकारें हैं, हालांकि दोनों साथ में मिलकर के ही काम करती हैं, लेकिन अपने आप में वो स्वतंत्र हैं। हमारे राजनीतिक तंत्र में एक सबसे जो महत्वपूर्ण खूबी है कि हमारे यहाँ संघीय से, वैसे तो संघीय सरकारें हैं, आप देख लीजिए केंद्र और राज्य अलग अलग होता है, लेकिन जब कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो इसका स्वरूप बदल जाता है और ये संघीय से एकात्मक हो जाती है, और ये एक अद्वितीय लक्षण के रूप में देखने को मिलता है। जब देश की पूर्ण सत्ता आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है तो राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। अगली अगर विशेषता की बात करें तो त्रिस्तरीय सरकार। आप जानते हैं भारत के सभी संविधानों से अलग भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्र, राज्य और पंचायत और नगर पालिकाएं। भाग 9 में 11वीं अनुसूची में 1992 में 73वें संविधान संशोधन किया गया जो पंचायती राज से संबंधित है। 9 का 12वीं अनुसूची 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया जो नगरीय निकायों से संबंधित है। इतनी सब विशेषताएं जो हैं वो आपने पढ़ी जो भारतीय संविधान की प्रमुख बातों के बारे में बताती हैं। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। भारतीय संविधान को एक दृष्टि में समझते हैं क्योंकि इसी के आगे हम क्रम से पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान के बारे में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भाग 1 में क्या है, कौन से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है इसका वर्णन है, या ये भाग जो है कब जोड़ा गया, ऐसे करके भी प्रश्न आ जाते हैं। तो भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, अनुच्छेद 1 से 4। 5 से 11 अनुच्छेद में भाग 2 के वर्णन है, नागरिकता बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निषेधक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। इसी में भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5 है संघ सरकार के बारे में बताता है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 जो है वो राज्य सरकारों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8 जो है, 7 विलोपित हो गया है, 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 243 से 243 अणा। भाग 9 का जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 छा। अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT ये सहकारी समितियों के बारे में बताता है। भाग 9 बा में इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चूँकि अभी सिर्फ ओवरव्यू देखे रहिए। अनुच्छेद 244 से 244A में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, भाग 10। भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदा और वाद के बारे में बताता है, अनुच्छेद 264 से 300A। भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात कर रहा है, 308 से 323 अनुच्छेद। भाग 14 का जो है ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण के बारे में बताता है, अनुच्छेद 323 का से 323 खा। भाग जो 15 है वो निर्वाचन के बारे में बताता है, अनुच्छेद 324 से 329 का। भाग 16 जो है कुछ वर्गों से उपबंधित या संबंधित विशेष प्रावधान है, 330 से 348। और भाग 17 जो है वो राजभाषा है, 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध है, और भाग 19 जो है प्रकीर्ण है। भाग 20 जो है संविधान का संशोधन है, अनुच्छेद 368। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, 369 से 392। और भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395। तो इस तरीके से इतनी बातें जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान में की गई हैं। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे क्रम से लेसन रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू बताया था, और जिससे आपको पूरी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं कि आगे चल करके आप कौन से भाग में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका रिपीटिशन होगा। फ्री स्टडी जोन के नाम से आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा चैनल है, वहाँ से आप जुड़ करके और जो भी स्टडी रिलेटेड बातें हैं या मटेरियल जो है वो आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।